दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर चर्चा करने से पहले हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जिस दौर में भारत ब्रिटिश गुलामी में एक लंबी अवधि गुजार चुका था। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो स्थिति है उसको देखने से पहले ब्रिटिश काल में जो भारत की संवैधानिक जो स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश काल में आपको पता है दोस्तों, ये बेसिक सी बातें हैं। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। 1600 ईस्वी में किसका आगमन हुआ? भारत ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम EIC कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। और भारत आगमन के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ उन्होंने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के इरादे से भारतीयों जो भारतीय सीमा थी इसके ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया। इसी दृष्टिकोण में दोस्तों क्या हुआ? 1757 ईस्वी में एक भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध एक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों हुआ दोस्तों? प्लासी के युद्ध में जो हमारे बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, क्या नाम था दोस्तों? नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला की क्या हो गई? हार हो गई। नवाब सिराजुद्दौला की क्या हुई? हार। और हार के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। यह हार किसकी हुई? नवाब सिराजुद्दौला की। उसके बाद में आपको पता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध भी निर्णायक साबित हुआ। और बक्सर के युद्ध के पश्चात तो भारत की समस्त प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था थी पूरी तरह से किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई। बक्सर का युद्ध 1764 में, और बक्सर के युद्ध में भी किसकी हार हुई? मीर कासिम। किसकी हार हुई दोस्तों? मीर कासिम की हार हुई। और हार के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता का क्या हो गया? पूरी तरह से करने का मतलब आगमन हुआ। ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य थे उसके अंदर पूरी तरह से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली तो इन्होंने भारत में कानून निर्माण की श्रृंखला शुरू कर दी कि भारत में शासन चलाएंगे तो इसके लिए हमें किन प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। कानून के बिना तो शासन चलाया नहीं जा सकता। कानून होगा तभी हम आगे किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं उसके बारे में सभी जो जानकारियां हैं वो निरंतर आगे बढ़ेंगी। तो उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ? 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। और वहाँ से फिर शुरुआत हुई किसकी? भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक चरण, भारतीय संविधान के संवैधानिक चरण, ये ध्यान रखना दोस्तों, किसमें है? ब्रिटिश काल में। किसमें है? ब्रिटिश काल में। यानी कहने का मतलब जो वर्तमान भारतीय संविधान है ये किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो इसके लिए ब्रिटिश काल में कानून बनाने की शुरुआत हुई। तो ये संवैधानिक चरण हम देखेंगे। संवैधानिक चरणों में हमें सबसे पहले मिलेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी भारत में सबसे पहले जो कहने का मतलब कानून बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा वो कौन सा बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ब्रिटिश संसद के द्वारा यहाँ पर पारित किया गया अपने यहाँ। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी चीज़ों का निर्धारण किया गया, कौन कौन सी बातें निर्धारित की गई जिनके अनुसार भारत में अंग्रेज अपनी सत्ता को मजबूत कर सकें। तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, इसकी प्रथम जो बात है वो ये है भारत में कानून बनाने की शुरुआत। किसकी शुरुआत दोस्तों? कानून बनाने की शुरुआत। ठीक है।
भारत में सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई, कानून बनाने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहली बात। उसके बाद में अगली जो बात हुई, आपको बताया भारत में भी कलकत्ता जो राजधानी थी अंग्रेजों की, तो कलकत्ता रेजिडेंसी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, रेजिडेंसी। जो आज की आपको पता है रेजिडेंसी का आजकल तात्पर्य निकाला जाता है राजधानी। क्या निकाला जाता है, राजधानी। तो कलकत्ता जो यहाँ रेजिडेंसी शब्द आ गया, प्रेसिडेंसी कहेंगे हम इसको। क्या कहेंगे, प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसी के अंतर्गत 2 प्रेसिडेंसियां और स्थापित की गई, और वो कौन कौन सी थी, बम्बई और मद्रास। एक थी बम्बई और दूसरी कौन सी थी, मद्रास। ठीक है, जैसे आजकल राजधानियां होती हैं, वैसे ही तत्कालीन समय में क्या थी दोस्तों, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया। ये काम हुआ किस अधिनियम के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। याद रह जाएगा दोस्तों, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया। उसके बाद में अगली जो बात आती है, इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कलकत्ता में एक अपेक्स न्यायालय, किसकी स्थापना हुई, अपेक्स न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, अपेक्स न्यायालय की स्थापना, अपेक्स न्यायालय की स्थापना हुई। और इस अपेक्स न्यायालय, जैसे आजकल हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो कलकत्ता में अपेक्स न्यायालय स्थापित कर दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये स्थापित कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1774 को। ठीक है दोस्तों, अपेक्स न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब हुई, 1 जनवरी 1774 को। किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इस अपेक्स न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने, वो भी ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड इम्पे। क्या नाम था इनका, लॉर्ड इम्पे। ठीक है, लॉर्ड इम्पे। कलकत्ता में जो अपेक्स न्यायालय स्थापित किया गया, उसके प्रथम क्या बने, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने लॉर्ड इम्पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, किस अधिनियम के बारे में, तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये इन चीज़ों की व्यवस्था, कहने का मतलब खासकर बंगाल में की गई थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी जो व्यवस्था की शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी, बंगाल से ही की थी। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो चीज़ और कौन सी चीज़ निर्धारित की गई, तो यहाँ पर आप बता देंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल में गवर्नर शासन चलाता था, कौन शासन चलाता था दोस्तों, गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया दोस्तों, गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया, और उसके स्थान पर बंगाल में क्या, कौन सा नया पद बन गया, गवर्नर जनरल। और ये बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, प्रथम गवर्नर जनरल, ये कौन बना, तो आप बताएंगे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इंपॉर्टेंट बात, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो अगली बात आती है वो विशेष रूप से मोस्ट बात आप ध्यान रख सकते हैं। क्या है दोस्तों, कंपनी की जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो या अधिकारी थे, वो भारतीयों से
निजी तौर पर क्या लेते थे, या तो कोई रिश्वत लेते थे या कोई उपहार लेते थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से यानी 1773 के अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी या कर्मचारी जो भी भारतीयों से किसी भी प्रकार की कोई रिश्वत या कोई उपहार लेता था, रिश्वत या उपहार, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित। रिश्वत या उपहार को क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर किसी भी भारतीय से किसी भी प्रकार की न तो कोई रिश्वत ले सकता है, न किसी प्रकार का कोई उपहार ले सकता है। दोस्तों ये चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। हमने अध्ययन किया किसका, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो चीज़ें निर्धारित की गई उन सभी का। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कौन सी बातें, भारत में संवैधानिक जो विकास के चरण हैं उसमें भारत में, कहने का मतलब अंग्रेजों के द्वारा पहली बार जो कानून बनाने की जो शुरुआत की गई थी वो कौन से अधिनियम के माध्यम से, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग भी आपको दिख रहा है, टॉपिक दिख रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बात, भारत में कानून बनाने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा मानी जाती है, तो बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में आप दोस्तों ध्यान रखेंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी यहाँ पर स्थापित थी, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अलावा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। और कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई दोस्तों, अपेक्स न्यायालय की स्थापना। किसकी स्थापना हुई, अपेक्स न्यायालय की स्थापना। कौन से अधिनियम के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और ये कब हुई, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1774 को। और कलकत्ता में जो अपेक्स न्यायालय स्थापित हुआ, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। अन्य न्यायाधीश भी थे, लेमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स वगैरह, आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, शासन चलाने वाला सबसे उच्च पदाधिकारी, तो गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया और उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। और कलकत्ता का जो प्रथम, या कह सकते हैं बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना, वो कौन बना दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है दोस्तों, कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स, यह आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों के भारतीयों से किसी भी प्रकार की रिश्वत या उपहार लेना पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। ये चीज़ें आप दोस्तों विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कब हुआ दोस्तों, 1781। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक हालांकि कोई विशेष बातें नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी आपको जब हम अध्ययन कर रहे हैं, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से व्यवस्था की गई कि 1773 के अधिनियम में, कहने का मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट में जो कमियां रह गई, क्या रह गई दोस्तों, कमियां, उन कमियों को क्या किया गया, दूर किया गया। किस एक्ट के माध्यम से, तो आप बताएंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को इस एक्ट के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। उसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ जो कलकत्ता, बंगाल में जो, कहने का मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी को आपको पता है इसके अधीन बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो दोनों का कलकत्ता से शासन चलाया जाता था। तो बम्बई और मद्रास
प्रेसिडेंसी भी इसी के अधीन होकर काम करती थी। इसके अलावा आप यहाँ पर बता देंगे बम्बई और मद्रास तो हो गया, इसके अलावा उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा और बिहार, यानी कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा और बिहार के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, ये आप चीजें विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कलकत्ता की सरकार को बम्बई मद्रास के अलावा उड़ीसा और बिहार के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किस अधिनियम के माध्यम से या किस एक्ट के माध्यम से? एज ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 के माध्यम से। ये दोनों बातें थी, दोनों बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया और कलकत्ता के अधीन जो बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसके अलावा उड़ीसा और बिहार के लिए भी कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। किसको? कलकत्ता की सरकार को। उसके बाद में दोस्तों अगला आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है उसका? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये तत्कालीन समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पिट्स इंडिया एक्ट में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तत्कालीन समय में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट। क्या नाम था? विलियम पिट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कब की बात है? 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि तत्कालीन समय में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? विलियम पिट। तो विलियम पिट ने ब्रिटेन की संसद में एक पत्र का वाचन किया और उसमें दर्शाया गया कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस आधार पर ही इस अधिनियम का नाम, इस एक्ट का नाम भी क्या पड़ गया? पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके माध्यम से क्या हुआ दोस्तों? भारत में, कहने का मतलब दोहरा शासन, किसकी शुरुआत हुई? दोहरा शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, दोहरा शासन शुरू हुआ पहली बार भारत में। कहने का मतलब दोहरा शासन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, वैसे आप इसको द्वैध शासन भी कह सकते हैं। द्वैध शासन, द्वैध शासन पे भारत में इसका जो जनक है वो कौन है? तो आप बता देंगे जनक लियोनल कार्टिस। कौन है? लियोनल कार्टिस को माना जाता है। लियोनल कार्टिस को इसका जन्म दाता माना जाता है। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में किसकी शुरुआत हुई दोस्तों? दोहरा शासन की शुरुआत हुई। ये दोहरा शासन क्या था दोस्तों? तो आप यहाँ पर देख लेंगे दोहरा शासन, दो प्रकार का शासन। दोहरा शासन का मतलब क्या था? दोहरा शासन यानी दो प्रकार का शासन। ये दो प्रकार का शासन किस प्रकार से था? तो ये दो कार्य अलग अलग बना दिए दोस्तों। किस प्रकार से बनाए? एक तो बना दिया व्यापारिक कार्य। कौन सा? व्यापारिक कार्य। ठीक है, दोहरा शासन चलाने का तरीका एक, यानी अलग अलग कार्य कर दिए गए। व्यापार के लिए अलग कार्य कर दिया व्यापारिक कार्य, और दूसरा कर दिया राजनीतिक कार्य। ठीक है, ये था दोस्तों कैसा शासन? तो आप बताएंगे दोहरा शासन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट की। इसमें दोहरा शासन की शुरुआत हुई और दोहरा शासन व्यापारिक कार्य और दूसरा राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य किसके द्वारा संचालित किए जाते थे? तो आप यहाँ पर दोस्तों बता देंगे जिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसे क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहने का मतलब व्यापारिक कार्यों का संचालन करने के लिए निर्धारित किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको कहा जाता है क्या? तो हम यहाँ पर बता देंगे दोस्तों निदेशक मंडल। निदेशक मंडल व्यापारिक कार्यों के संचालन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया
जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, निदेशक मंडल कह सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक कार्यों के लिए क्या बनाया गया, तो राजनीतिक कार्यों के लिए भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये बनाया गया राजनीतिक कार्यों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आप हिंदी में कह सकते हैं नियंत्रक बोर्ड। क्या था दोस्तों, नियंत्रक बोर्ड। ठीक है, या निकाय कह सकते हैं, एक ही बात है, नियंत्रक निकाय। ये विशेष रूप से आप चीजें ध्यान में रखेंगे। ये बात थी दोस्तों किस अधिनियम के बारे में, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर वापस देखें इसको, नहीं समझ में आया तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में दोहरा शासन शुरू हुआ, जिसको द्वैत शासन भी कह सकते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत पहले हो चुकी थी, हालांकि लियोनेल कार्टिस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो दोहरा शासन कहने का मतलब दो प्रकार का शासन, दोहरा शासन यानी दो प्रकार का शासन। कैसा शासन, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, जिसे नियंत्रक मंडल कहा गया, और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे क्या कहा गया, नियंत्रक बोर्ड कहा गया। दोस्तों ये सारी बातें इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में आगे आएगा दोस्तों चार्टर। क्या आएगा, चार्टर आएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे चार्टर। चार्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर आप अधिकार पत्र, क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हम चर्चा कर रहे थे किसकी, चार्टर एक्ट 1793। किसके बारे में, चार्टर एक्ट 1793। ये एक नया अधिनियम पारित किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारत में शासन व्यवस्था का संचालन करने हेतु। और चार्टर का मतलब होता है एक अधिकार पत्र, यानी ऐसी कोई भी चीज, कोई भी व्यवस्था जिसको, कहने का मतलब लिखित रूप से हम जिसको देना चाहते हैं उसके सामने रखें। इसको अंग्रेजी में क्या बोला गया, चार्टर बोला गया, हिंदी में कह सकते हैं अधिकार पत्र। तो चार्टर एक्ट 1793 की कोई विशेष बातें नहीं थी दोस्तों। इसमें आप ध्यान रखें, एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों के लिए बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके सदस्य, उन सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया जाने लगा, तो बताएंगे भारतीय राजकोष से। कहाँ से, भारतीय राजकोष से इन सदस्यों को क्या दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा। ठीक है, अच्छी व्यवस्था अंग्रेज अपने हिसाब से कर रहे थे अपने लिए। तो देख सकते हैं आप, दोहरा शासन पहले वाले कानून में स्थापित किया, और उसके पश्चात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उनको वेतन कहाँ से दिया जाने लगा, भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। और इसी समय बंगाल में, कहाँ पर दोस्तों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, किसकी शुरुआत हुई, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, भू राजस्व से संबंधित थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो बताएंगे 1793 की चार्टर एक्ट के माध्यम से मानी जाती हैं। ये दोनों बातें ध्यान रहने लायक हैं, ध्यान रह जाएंगी, कोई विशेष बातें नहीं हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनको वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा, और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। किस अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद में दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे आएगा 1813 का चार्टर। क्या आएगा दोस्तों, 1813 का चार्टर। अब सारे चार्टर आएंगे, 1813 का चार्टर एक्ट, एक चार्टर एक्ट 1813 कह सकते हैं, एक ही बात है।
ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें कौन कौन सी बातें निर्धारित की गई? तो इसकी जो पहली बात है, यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको EIC शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब भारत में रहते हुए व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रही थी। तो अब ये व्यवस्था कर दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार, किसके साथ? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, किसका? चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़कर व्यापारिक जो एकाधिकार थे वो क्या कर दिए? समाप्त। ये दो तो कहने का मतलब जारी रहेंगे, बाकी व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ जो भी व्यापारिक गतिविधियां थी वो रहेंगी और चाय का व्यापार निरंतर जारी रहेगा। ये चीज़ें निर्धारित की गई 1813 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को। किसको दोस्तों? ईसाई मिशनरियों को। ईसाई मिशनरी कहने का मतलब प्रचार प्रसार करने वाले। ईसाई मिशनरियों को भारत में किसकी छूट दी गई? धर्म प्रचार। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की पूर्णतः क्या दे दी गई? छूट दे दी गई। इसका ये अर्थ था कि भारत की जो भी दुर्बल कमज़ोर जो वर्ग थे उन लोगों को ये मिशनरी क्या करते थे? जबरन तरह तरह का लालच देके धर्म प्रचार करवाते थे, ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर करते थे। ये व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से की गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई। और एक व्यवस्था और की, प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख, प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान। ठीक है, प्रतिवर्ष शिक्षा पर कितना खर्च करने का? 1 लाख खर्च करने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या दे दी गई? छूट दे दी गई। ठीक है, और भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका अधिकार पत्र, अधिकार पत्र कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह व्यवस्था भी की गई कौन से एक्ट में? तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1833 का, अब क्या आएगा दोस्तों? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब सारे अधिकार पत्र ही चलेंगे चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट जो पारित हुआ, इस 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या व्यवस्था की गई दोस्तों? तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भारत का पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि शासन कहाँ से चलाया जा रहा था? बंगाल से। तो जो गवर्नर जनरल था, इस गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले सिर्फ कहाँ का था? बंगाल का था। और इस अधिनियम के माध्यम से जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। संपूर्ण भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना उसका नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग
भारत का प्रथम क्या बना था दोस्तों? गवर्नर जनरल। सीधा सा प्रश्न बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि बंगाल का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो बताएंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न नहीं रहेगी। इनका जुड़ाव व्यापारिक गतिविधियों से पूर्णतया हटा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल अब कौन से कार्य करेगी? तो बताएंगे राजनीतिक कार्य। केवल काम सौंप दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल कौन से कार्य करेगी? राजनीतिक कार्य करेगी, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पूर्णतया क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये दो अच्छी बातें, दोनों विशेष हैं 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पदनाम बदला कहने का मतलब। और संपूर्ण भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम क्या था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जितने भी थे वो सारे के सारे क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्या करना था? राजनीतिक कार्य करना था। और इस एक्ट के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था भी हुई। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पहला विधि आयोग गठित किया गया। ये कब गठित हुआ? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 1834 में। तो 1833 की चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में पहला विधि आयोग गठित हुआ। और ये पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? तो पहला अध्यक्ष इसका ध्यान रखेंगे लॉर्ड मेकाले। पहला अध्यक्ष कौन था इसका? लॉर्ड मेकाले। ठीक है, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग क्या हुआ? गठित हुआ। किस अधिनियम के माध्यम से? तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और उसके बाद में दोस्तों इस अधिनियम की जो आगे बात है, विशेष बात और कुछ नहीं है, दास प्रथा को गैरकानूनी, दास प्रथा को क्या कर दिया गया? गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। किस अधिनियम के माध्यम से? तो आप ध्यान रखेंगे 1833 की चार्टर एक्ट के माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आता है फिर 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये अंतिम चार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्या था? अंतिम चार्टर, अंतिम चार्टर। उसके बाद में कोई चार्टर नहीं होगा। उसके बाद में सब, कहने का मतलब भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर कौन सा था? 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या व्यवस्था की गई दोस्तों? 1853 के चार्टर एक्ट में जो व्यवस्था की गई उस व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद, ध्यान रखना दोस्तों, संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना। ठीक है, संपूर्ण, पहली बार भारत में अच्छी व्यवस्था की गई। संपूर्ण भारत के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की क्या की गई? स्थापना। ठीक है, अच्छी व्यवस्था करने का मतलब अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद में अगली जो व्यवस्था आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी जो खाली पद थे,
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी खाली पद थे उन खाली पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का क्या किया गया, प्रावधान। रिक्त पदों को क्या किया गया दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके लिए कहने का मतलब अब परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ परीक्षाओं के माध्यम से। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी रिक्त पद थे उन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इसकी एक नई शुरुआत की गई, ताकि कहने का मतलब जो योग्य व्यक्ति है उसका चयन हो सके। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। और 1853 का जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, उसकी जो अगली बात है और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिविल सेवाओं में कहने का मतलब सिविल सेवा जैसे आजकल चलती है IAS, IPS, IFS। ठीक है, तो उस समय चलती थी ICS। क्या चलती थी, ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो सिविल सेवाओं में पहली बार क्या हुआ, भारतीयों को शामिल, किसको शामिल किया गया, भारतीयों को क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया। ठीक है, सिविल सेवाओं में पहली बार भारतीयों को बैठने की अनुमति किस एक्ट या अधिनियम के माध्यम से मिली, तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताया सिविल सेवाओं में भारतीयों को पहले बैठने नहीं दिया जाता था, केवल अंग्रेज लोग ही प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीयों ने लगातार मांग की, उसके पश्चात जाकर इस एक्ट के माध्यम से व्यवस्था की गई। आगे जाकर फिर आपको पता है सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम ICS बनेंगे इस प्रकार की परीक्षा को पास करके। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858। अब दोस्तों यहाँ से कहने का मतलब धीरे धीरे अव्यवस्था और ज़्यादा बदलती चली जाएगी। भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम यहाँ पर आपको दिख रहा है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें जस्ट 1 वर्ष पहले आपको पता है भारत में स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया था, हालांकि वो असफल रहा, लेकिन अंग्रेज लोग पूरी तरह से सचेत जागरूक हो गए कि भारतीय जब इस प्रकार का विद्रोह कर सकते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है हमारी जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की जो बुनियाद है उसकी जड़ें हैं कभी भी हिल सकती हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था की, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन समाप्त कर दिया गया। क्या किया दोस्तों, EIC का शासन समाप्त। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया दोस्तों, शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से क्या हुआ, समाप्त हो गया। किस अधिनियम के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है 1857 में क्या हुआ था, एक बड़ा विप्लव हुआ था, विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब शासन समाप्त कर दिया। अब आपको पता है जब ये शासन चला रही थी भारत में, अब इसका शासन समाप्त कर दिया गया, तो किसी को तो शासन करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके शासन की जो बागडोर थी वो किसके हाथ में दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई, या ताज के हाथ में दे दी गई। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन या ताज के को सौंप दी गई।
किसकी व्यवस्था? भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। और ब्रिटिश क्राउन का भारत में जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि कौन बना? सारी चीज़ें सीक्वेंस में देखते चलना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि कौन बना? तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल। कौन बना? गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। और इस गवर्नर जनरल को किसकी उपाधि दी गई? वायसराय। किसकी उपाधि? वायसराय की उपाधि दी गई। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा, उसमें पहले आपको पता है बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, लॉर्ड क्लाइव पहले गवर्नर थे। 1773 में व्यवस्था बदली, बंगाल का जो गवर्नर था उसका पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना। 1833 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदलकर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले क्या बने? पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। और भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का भारत में सीधा प्रतिनिधि कौन बन गया? गवर्नर जनरल। और इस कार्य के लिए गवर्नर जनरल को एक उपाधि दी गई, और उपाधि क्या थी? वायसराय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के समय भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। वो भारत का प्रथम क्या बना? वायसराय। क्या बना दोस्तों? वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। उसका सारा जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया है। उसके बाद में एक व्यवस्था और थी, अगर आपको ध्यान में हो, दोहरा शासन। क्या था दोस्तों? दोहरा शासन। तो दोहरा शासन अगर आपको ध्यान में हो तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। दोहरा शासन भारत में कब लागू हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बताया था। विलियम पिट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ब्रिटिश संसद में जो प्रस्ताव रखा था उसी के आधार पर उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया था। और प्रस्ताव यही था, किसका रखा था? दोहरा शासन। व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ दोहरा शासन, इस अधिनियम के माध्यम से दोहरा शासन क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आपको पता है जब इस प्रकार की व्यवस्था बंद कर दी गई तो निश्चित है कोई न कोई नई व्यवस्था का क्या होगा? आगाज होगा, नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। तो दोहरा शासन समाप्त करते ही ब्रिटेन में, कहाँ पर दोस्तों? ब्रिटेन में भारतीय मामलों का विभाग बना। भारतीय मामलों का विभाग। ठीक है, भारतीय मामलों का क्या बना? विभाग बना। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और इस भारतीय मामलों का जो विभाग बनाया गया, इस भारतीय मामलों के विभाग का प्रमुख बनाया गया भारत सचिव को। किसको बनाया गया? भारत सचिव। ठीक है, और ये भारत सचिव कह सकते हैं, भारत मंत्री कह सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोहरा शासन समाप्त किया गया और ब्रिटेन में एक नया विभाग बनाया गया, भारतीय मामलों का विभाग। और ये भारतीय मामलों का जो विभाग था, इसका प्रमुख किसको बनाया गया? तो आप बताएंगे भारत सचिव। यानी एक प्रकार से नया पद बनाया गया। एक प्रकार से क्या बनाया गया? नया पद बनाया गया, जिसको हम भारत मंत्री के तौर पे जान सकते हैं, कह सकते हैं। और इसकी शासन में सहायता के लिए 15 सदस्यीय, कितनी सदस्यीय? 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जो इसको कार्यों में क्या करेगी? सहायता प्रदान करेगी। किसको? भारत सचिव को। तो भारत सचिव को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब देखिए दोस्तों, जो भारत परिषद बनी, भारत सचिव बना, इन सभी को वेतन भी कहाँ से दिया जाता था? भारतीय राजकोष से। ये व्यवस्था भी की गई। वेतन कहाँ से? भारतीय राजकोष से।
ठीक है। वेतन कहाँ से दिया जाने लगा? भारतीय राजकोष से। ये लो, ये भार भी भारत के ऊपर डाला गया कि जो काम करेगा व्यक्ति, उसके कार्य में सहायता करेगी जो परिषद, वो सारा का सारा वेतन कहाँ से लेगी? भारतीय राजकोष से। कहने का मतलब ये जो व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार की व्यवस्था 1858 के भारत शासन अधिनियम में की गई। ये 1857 की क्रांति का एक परिणाम कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं दोस्तों? परिणाम। क्योंकि आपको पता है 1858 में विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी हुआ महारानी के नाम से, और उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पद्धति, हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा उसने लागू की थी, वो पूरी समाप्त कर दी गई। राजाओं को पुनः गोद लेने का अधिकार दिया गया। विक्टोरिया घोषणा पत्र में ये बात भी जारी की गई थी कि ब्रिटिश सरकार पहले से चले आ रहे समझौतों का क्या करेगी? पालन करेगी। किसी विदेशी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें फलस्वरूप किसके? 1857 की क्रांति के बाद की हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है दोस्तों, वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए अच्छे से समझेंगे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन था वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ये शासन किसको सौंपा गया? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज, कहने का मतलब सम्राट के पास ही होता था, उसको सौंप दिया गया। और उसका डायरेक्ट प्रतिनिधि कौन बन गया? तो आप बताएंगे गवर्नर जनरल, जो भारत में शासन करता था। और इस कार्य के लिए गवर्नर को एक उपाधि दी गई, वो उपाधि कौन सी थी? वायसराय। ठीक है। और भारत का प्रथम जो वायसराय बना उसका नाम आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। ये अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी था? तो बताएंगे ब्रिटिश क्राउन के प्रति। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी था दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी था वायसराय। उसके बाद में अगली बात देखेंगे, दोहरा शासन जो 1784 के अधिनियम एक्ट से शुरू किया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटेन में भारतीय मामलों का एक विभाग बना और इसका प्रमुख किसको बनाया गया? भारत सचिव को बनाया गया। ठीक है। और भारत सचिव जो भी कार्य करता था, अब आपको पता है ब्रिटेन की संसद ने बनाया भारतीय मामलों का विभाग, और ये जो भारत सचिव बना ये भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य था। तो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता था ये संसद, कहाँ की? ब्रिटेन की। ये भी कहने का मतलब प्रश्न सीधा ना आकर घुमाकर पूछ सकता है। भारत सचिव अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा गवर्नर जनरल, इसके अलावा ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन, इसके अलावा ब्रिटिश संसद। ठीक है, और दो भी, जो चौथा ऑप्शन आएगा उसमें दो भी डाल सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन और यहाँ पर क्या डालेंगे? ब्रिटेन की संसद। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, ये था ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी, और ये था किसके? ब्रिटेन की संसद के प्रति। ठीक है, इसके काम में सहायता के लिए क्या बनाई गई? 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई। और 15 सदस्यीय भारत परिषद और भारत सचिव को जो वेतन दिया जाता था वो कहाँ से दिया जाता था? भारतीय राजकोष से। ये व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा कर दी गई। इन चीज़ों को देखकर लगता है कि भारत में पूरी तरह से भारतीय मामलों पर पूरी तरह से किसका अधिकार हो गया? ब्रिटिश संसद का। ठीक है, भारतीय मामलों पर पूर्णतः अधिकार किसका हो गया? ब्रिटिश संसद का हो गया। और आगे भारत में एक पद चलता था मुगल सम्राट। किसका दोस्तों? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट का जो पद था वो मुगल सम्राट का पद भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, कि आगे से कोई भी मुगल सम्राट नहीं होगा, ये भी समाप्त कर दिया गया। डायरेक्ट कहने का मतलब भारतीय मामलों पर पूरी तरह से हावी हो गई क्या? ब्रिटिश संसद। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के पश्चात हम देखेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं या भारत परिषद अधिनियम कह सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि आपको पता है भारत में 15 सदस्यीय भारत परिषद कार्य कर रही थी। किसके कार्यों में सहायता करने के लिए? भारत सचिव के। तो उसके नाम से ही आप ध्यान रख लेंगे, भारत शासन अधिनियम ध्यान रख लेंगे या भारत परिषद अधिनियम 1861।
भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या व्यवस्था की गई दोस्तों, यहाँ भी आप देखेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कौन सी चीज़ों की व्यवस्था की गई। तो भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या कह सकते हैं विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। भारत में मंत्रिमंडलीय या विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत मानी जाती है। तो भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। और आपको पता है भारत में जो शासन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, वायसराय। वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश, वायसराय को क्या हुआ, नियम और आदेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है। यानी कोई भी नियम बनाएगा या कोई भी आदेश जारी करेगा तो सारा का सारा कार्य कौन करेगा, ये सारा का सारा कार्य करेगा वायसराय, ठीक है। ये विशेष रूप से बातें ध्यान रखेंगे। भारत की संसदीय जो शासन प्रणाली है उसका नींव का पत्थर माना जाता है कौन सा अधिनियम, 1861 का, ठीक है। 1861 का आएगा, उसके बाद में 1892 का आएगा। ये भारत की संसदीय शासन प्रणाली के नींव के पत्थर माने जाते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्तियां दी गई। अब वायसराय को क्या दिया गया, विशेषाधिकार, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वायसराय को क्या दिया गया, विशेषाधिकार। और विशेषाधिकार में क्या था, आवश्यक रूप से अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वायसराय को विशेषाधिकार दिया गया और इन विशेषाधिकारों के अंतर्गत क्या किया गया, वायसराय को क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे आज भारतवर्ष में राष्ट्रपति जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो क्या जारी करते हैं, अध्यादेश। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अगर राज्य में विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या जारी करता है, अध्यादेश। एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। प्रारंभिक अवधि इसकी 6 सप्ताह रहती है, अनुमोदन होने के पश्चात ये 6 माह के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, कभी भी समाप्त हो सकता है। वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये शक्ति भी किसको दे दी गई, वायसराय को दे दी गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो अगली बात आती है वो ये आती है, भारत में इस अधिनियम के माध्यम से न्यायिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत, न्यायिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब शासन की विभिन्न इकाइयों का बंटवारा कर देना। तो भारत में न्यायिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, किस अधिनियम से हुई, 1861 के भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई थी। न्यायिक विकेंद्रीकरण का मतलब ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट्स, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट न्यायिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ और इसके तहत जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में किसकी स्थापना हुई, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। जबकि हमने पढ़ा था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कलकत्ता में अपेक्ष न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहने का मतलब बड़ा न्यायालय या उच्च न्यायालय जो आजकल प्रत्येक राज्य में काम करते हैं। जैसे भारतवर्ष में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो उस समय कहने का मतलब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में न्यायिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो 1861 में पारित हुआ उसके तहत 1862 में व्यवस्था की गई और तीनों प्रेसिडेंसियों में किसकी स्थापना हुई, उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। ये सारी बातें हैं दोस्तों किसके संदर्भ में, भारत परिषद अधिनियम
1861 के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पश्चात हम चर्चा करते हैं उसके बाद में 1892 का अधिनियम। 1892 या कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, एक ही बात है। भारत परिषद अधिनियम 1892, 1892। ठीक है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892 कह सकते हैं हम, या भारत शासन अधिनियम 1892 कह सकते हैं। इसके माध्यम से देखो दोस्तों, भारत में क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारे यहाँ विधान परिषद होती थी, केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद पहले से ही थी। केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें जो सदस्य थे, सदस्य, उन सदस्यों का जो निर्वाचन था, उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष, ये ध्यान रखेंगे। विशेष बहुत मोस्ट है दोस्तों, भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम या किस एक्ट के माध्यम से मानी जाती है, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से मानी जाती है। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी उसके सदस्यों का निर्वाचन कौन सी विधि से होने लगा, अप्रत्यक्ष। जैसे आजकल हम लोग चुनते हैं, राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं, अप्रत्यक्ष ही है, हम डायरेक्ट नहीं चुनते उनको, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उस प्रकार से। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भारत में किस अधिनियम से मानी जाती है, तो आप बताएंगे 1892 के अधिनियम के माध्यम से मानी जाती है। उसके बाद में जो अगली बात है दोस्तों, वो ये ध्यान रखेंगे, वायसराय को भारत में जो वित्तीय विषय थे, जैसे बजट वगैरह, वित्तीय विषय इनकी विवेचना करने का, इसके ऊपर सोच विचार करने का अधिकार। ठीक है, वित्तीय विषयों की विवेचना करने का अधिकार किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया। किस अधिनियम के माध्यम से, 1892 के अधिनियम के माध्यम से। यानी किसी भी प्रकार का जो बजट है किस प्रकार से पारित किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ों के लिए आवश्यक उल्लेख, ये सारी बातें तय कर सकता था कौन, वायसराय। किस अधिनियम में ये बातें निर्धारित की गई, 1892 के भारत परिषद अधिनियम। और उसके बाद में दोस्तों आगे जो आएगा वो आप ध्यान रखेंगे कौन सा है, तो 1909 का, कौन सा है दोस्तों, 1909 का आप कह सकते हैं, इसका नाम देखो, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 कह सकते हैं इसको। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कह सकते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम है दोस्तों मार्लेमेंटो। क्या नाम है इसको हम दूसरे अर्थों में या दूसरे नाम से किस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, 1909 भी कह सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके 3 नाम, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मार्ले थे उस समय भारत सचिव थे। मार्ले क्या थे, भारत सचिव। ठीक है, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो क्या थे, वायसराय, भारत के क्या थे, वायसराय थे। यह आप बातें दोनों ध्यान में रखेंगे। इस कारण से इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे मार्लेमेंटो
सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसमें क्या व्यवस्था की गई, तो इसकी सबसे जो पहली बात है वो इसमें ये हुई, इससे जस्ट पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें एक बात आई थी, वायसराय को वित्तीय विषयों की विवेचना करने का अधिकार दिया गया कि बजट किस प्रकार से तय होगा, ठीक है, ये सारी बातें वायसराय के अधीन थी। यहाँ पर क्या किया गया, जो विधान परिषद के जो सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्यों को जो बजट था अंतिम रूप से स्वीकारने, ठीक है, बजट पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद, जिसे हम बहस कह सकते हैं, वाद विवाद करने का, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न करने का, कि कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था अगर अनुकूल नहीं है तो उसको बदलने हेतु की प्रश्न किया जा सकता है, अनुपूरक प्रश्न। बजट को, विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने का, अनुपूरक प्रश्न करने का और वाद विवाद करने का क्या दिया गया, अधिकार। किसको? विधान परिषद के सदस्यों को। ये व्यवस्था की किस अधिनियम के द्वारा? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप विशेष रूप से। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के जो सदस्य थे उन सदस्यों को जो बजट था, बजट के ऊपर वाद विवाद करना, अनुपूरक प्रश्न पूछना, उसको स्वीकार करना, ये सारी चीज़ों का अधिकार उन्हीं के अंतर्गत कर दिया गया कि उन्हीं के ऊपर निर्धारित करेगा कि वो उसको स्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे। ठीक है, वाद विवाद में जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के हिसाब से बजट पारित किया जाएगा। उसके बाद में आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की जो अगली बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत में किसकी शुरुआत हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। ठीक है, तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो शायद आपको याद होगा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खां आगा खान ने की थी। वो क्यों की थी? मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग हेतु, राजनीतिक संरक्षण हेतु की गई थी। ठीक है, और इसके लिए मान्यता किसने दी थी? लॉर्ड मिंटो ने, क्योंकि उनका प्रतिनिधिमंडल शिमला में अक्टूबर 2006 में उनसे मिला और दिसंबर में इसकी स्थापना हो गई थी मुस्लिम लीग की। तो उसने मांग की थी कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु हमें पृथक से क्या मिलना चाहिए? निर्वाचन मिलना चाहिए। ठीक है, पृथक निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, कि हमें अलग से निर्वाचन चाहिए। तो तुरंत प्रभाव से इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को, कौन से समुदाय को दोस्तों? मुस्लिमों को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की दिशा में लॉर्ड जो मिंटो है उसका कदम घातक आने वाले समय में जाकर होगा। जब यह अधिनियम पारित किया जा रहा था, ये जो प्रावधान इसमें किए जा रहे थे, तब जो भारत सचिव थे मार्ले साहब, जॉन मार्ले, इन्होंने लॉर्ड मिंटो को कहा था कि हम ऐसे कड़वे बीज बो रहे हैं जिसकी आने वाले समय में फसल घातक साबित होगी। किसने कहा था? जॉन मार्ले ने। और सबके सामने है उसकी फसल कैसी रही, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुई? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। इसके माध्यम से क्या किया गया? पृथक निर्वाचन कौन से समुदाय को दिया गया? मुस्लिमों को। इससे पहले किसी भी समुदाय के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। पृथक निर्वाचन होता क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है किसी विशेष समुदाय को ही वोट देने की प्रक्रिया, कि उस क्षेत्र से उसी समुदाय का वोट दे सकता है जिस समुदाय के लिए व्यवस्था की गई है।
तो अच्छी व्यवस्था नहीं थी। एक विभाजनकारी व्यवस्था आने वाले समय में जाकर साबित होगी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और इसका जो जनक है, इसका जनक हम कह सकते हैं कि इसको लॉर्ड मिंटो को कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विशेष बात थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में एक, कहने का मतलब, गौरवान्वित करने वाला एक कदम रहा। क्या? जो वायसराय था, वायसराय की एक कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद। तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें भारत का एक व्यक्ति था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसको शामिल किया गया। ठीक है, और कैसे सदस्य के रूप में? विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, तो भारत के लिए एक गौरवान्वित करने वाला कदम, इसको हम कह सकते हैं कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। किस अधिनियम के माध्यम से? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से, या भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।